दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने भारत को फिर धमकी दी है और ये कह के कि जो डॉलर्स आपने कमाए हैं, अगर आपको उनको खर्चना है और जो आरबीआई के पास पड़े हैं, वो आप हमसे पूछ के ही खर्चेंगे। ये कितनी विचित्र बात है दोस्तों कि कमाई आपकी मेहनत आपने करी और कोई और व्यक्ति आपको कहे कि ये जो तनख्वाह आपने कमाई है, ये आप मेरे से पूछ के खर्चेंगे। क्या ये लॉजिकल है? लेकिन ये हकीकत है आज की दुनिया की। दूसरी तरफ ये कहना कि क्योंकि इंडिया जो है रशिया से तेल खरीद रहा है, इसीलिए हम ये बार-बार प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि इंडिया जब तेल खरीदता है तो इससे यूक्रेन वॉर की फंडिंग होती है। सवाल इस बात का है कि हमसे ज्यादा तेल तो चाइना खरीद रहा है, हमसे ज्यादा गैस तो यूरोप खरीद रहा है, तो फिर भारत को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? सवाल अब इस बात का है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लगता है कि हम भारत पे दबाव बना सकते हैं। भारत वल्नरेबल है। तो सवाल इस बात का है कि भारत के अलावा चीन ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका की हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो चीन के ऊपर किसी तरह का दबाव बना सके। आज की चर्चा का विषय यही है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है और अमेरिका के दबावों से बच के चलना है, तो हमें चाइना से सीखना होगा। इसी की चर्चा आज मैं करूंगा और इसीलिए चाइना ने ऐसा क्या किया पिछले 15-20 साल में, जिसके कारण आज चाइना अमेरिका के बराबर आके खड़ा हो गया और यहां तक कि अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही कि चाइना को धमका सके। क्या हम चाइना से कुछ सीख सकते हैं? इन्हीं मुद्दों की चर्चा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 8 पॉइंट हैं जिसको मैंने ग्रुप किया है ताकि हम ये देख सकें कि चाइना ने क्या किया और भारत को क्या करना है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं इसी चर्चा की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि चाइना और इंडिया का जो एक्सपोजर है यूएस में वो कितना है। दोस्तों मैं अक्सर बता रहा हूं कि 24 ट्रिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड है दुनिया का और करीब 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर का आयात होता है अमेरिका में, करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का वो एक्सपोर्ट करते हैं। भारत का जो व्यापार है वो मात्र 500 बिलियन डॉलर के आसपास है, उसके बाद भी हम दबाव में हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने जो अपनी रणनीति बनाई है, जो व्यापारिक नीति बनाई है, उसमें बदलाव की जरूरत है। आज हम ये कहते हैं कि जो इंडिया है, जो अमेरिका है, वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना के लिए भी है, लेकिन उन्होंने इतना डाइवर्सिफाई कर लिया है कि अमेरिका के भरोसे वो है नहीं। जैसे कहा जाता है ना, ऑल एग्स इन वन बास्केट। हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं ये गलती कर ली कि यूरोप और अमेरिका के भरोसे जरूरत से ज्यादा हम निर्भर हो गए। चाइना ने क्या किया? उन्होंने अल्टरनेट मार्केट क्रिएट किए, आसियान, ईयू, अफ्रीका, दुनिया भर की चीजें करी। जो यूएस का था मार्केट, उससे बाहर उन्होंने काफी काम किया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने एफडीआई किया अमेरिका में। तो ये उनकी मजबूरी है कि चाइना से खरीदना है। उन्होंने एफडीआई को बहुत अट्रैक्ट किया अमेरिकन कंपनीज के द्वारा। अब स्थिति ये है कि ट्रंप चाहकर भी अपनी कंपनियों को ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप चाइना से डील बंद करो, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो अमेरिका की सप्लाइयां कहां से आएंगी। भारत को यह सीखना पड़ेगा और इसीलिए जो हमने अभी तक गलती करी है कि हम अमेरिका के भरोसे बैठे हैं, इससे हटके हमें दुनिया में एफटीएस पे जाना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम एफटीएस की बात करते हैं, वहां पे फिर एग्रीकल्चर एक चैलेंज बन के आता है और साथ ही साथ हमें स्टेट लेवल पे, अभी तो क्या है, जब भी आप एक्सपोर्ट की बात करते हो पूरा प्लान केंद्र सरकार के पास है। हमें अपने राज्यों को साथ में लेके चलना होगा कि कौन सा राज्य कितना एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी तक हमने हिंदुस्तान में राज्य वाइज या स्टेट वाइज अगर मैं कहूं, कोई एक्सपोर्ट प्लान नहीं देखा है। हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। राज्य सरकारों को कोई चिंता नहीं है, राज्य की जो अधिकारी हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारा ठेका कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ले रखा है। और आज स्थिति यह है कि एक्सपोर्ट के नाम पे जितने डेलीगेशन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सैर सपाटे के लिए जाते हैं। क्योंकि जितने डेलीगेशन हिंदुस्तान से जाते हैं, जितने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हम करते हैं, उसका रिजल्ट तो ग्राउंड पे दिखता नहीं। इसका मतलब यह है कि जितने भी हम
ये विदेश यात्राएं या कॉन्फ्रेंसेस करते हैं इन द नेम ऑफ एक्सपोर्ट्स, रिजल्ट नहीं दिखता है, और ये एक चिंता की बात है। इसके अलावा हमें जो देखना होगा दूसरा है सप्लाई लाइन को लेकर। चाइना ने क्या किया? अगर उनको ये पता था कि अमेरिका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पाबंदी लगाएगा, चाइना ने दुनिया भर में जाके एसेट्स खरीदे, माइंस खरीदे, फैक्ट्रियां खरीदी। कोविड के समय और 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस था, दुनिया में एसेट्स बहुत सस्ते थे, चाइना ने खूब खरीदारी करी थी। उस समय हम क्या कर रहे थे, हमारी कंपनियां क्या कर रही थी? कुछ एक ने खरीदा। अगर आप देखें, आज जो जगुआर है या लैंड रोवर है जो टाटा ने खरीदी है, कब खरीदी? जब क्राइसिस था। हमने उस समय बाकी क्या काम किए? हमारी कंपनियों ने क्या काम किए? कुछ नहीं किया। हम लोग अपने कैश पे बैठे रहे। ये मौका बार बार नहीं आता है, और हम मौका चूक गए और चाइना ने इसका फायदा उठाया। इसका मतलब ये था कि उन्होंने ऑफशोरिंग करी अपने आसपास। आप वियतनाम चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, सब जगह, लाओस चले जाइए, चाइनीज कंपनियां वर्चुअली पूरी इकोनॉमी चलाती है। वहां जाके उनको लगा कि रॉ मटेरियल सस्ता है, उन्होंने वहां फैक्ट्री लगाई, लेबर सस्ती है, फैक्ट्री लगाई। कंट्रोल चाइना का, बनाओ अब कहीं भी। ये समझदारी चाइना ने दिखाई। दूसरी तरफ भारत, हम ये कहते रहे कोविड के समय चाइना +1 में लोग भारत आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। +1 में लोग गए वियतनाम, लोग गए लाओस, लोग गए बाकी देश। हम इंतजार ही करते रहे, दुनिया कहीं और चली गई। इस बात को समझना होगा कि लोग भारत क्यों नहीं आए, क्यों हमारे यहाँ पे जो इकोसिस्टम था, जो पॉलिसी मेकिंग था, वो इतना रिजिड रहा कि हम लोगों ने एफडीआई को एक्सेप्ट ही नहीं किया। कहने को हम जरूर कहते हैं हम चाइना +1 बनेंगे, लेकिन दोस्तों इस बात को मान के चलिए कि दुनिया में किसी की मजबूरी नहीं है भारत आना, ये हमारी जरूरत है। इसीलिए हमें अपनी पॉलिसीज को, और जो ग्राउंड लेवल पे करप्शन है, जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जो लोकल कंपनियों का फीडबैक जाता है इन्वेस्टर को, वो ध्यान से सुनते हैं, ना कि सरकार की पॉलिसीज को। इस बात को समझना होगा। इसीलिए भारत को जहां भी हो सके, मुझे लगता है जो एक्सपेंशन है दुनिया में, स्ट्रेटेजिक अलायंस, इंडियन कंपनीज को भी कहा जाए कि आप दूसरे देशों में इन्वेस्ट करिए, वहां से चाहे आप रॉ मटेरियल लाइए, सेमी फिनिश गुड्स लाइए, इंडियन ब्रांड्स एक्सपेंड करिए, आप फुटप्रिंट बढ़ाइए, ताकि किसी भी एक देश के दबाव में आपको ना आना पड़े। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है वो है टेक्नोलॉजिकल वर्क। हम जरूर कहते हैं कि साहब हम टेक्नोलॉजी सुपर पावर है, लेकिन हकीकत क्या है? आज 100% सॉफ्टवेयर हम विदेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमेल हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, सारे के सारे विदेशी कंट्रोल में। तो हमारे यहाँ आईटी सुपर पावर होने का फायदा क्या कि जब हम अपना सिस्टम यूज ना कर सके। सिर्फ एक सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, यूपीआई, जो अच्छा चल रहा है। हमने उस सक्सेस स्टोरी को रेप्लिकेट क्यों नहीं किया बाकी जगह पे? ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इसीलिए चाइना ने क्या किया? चाइना ने पूरा का पूरा इकोसिस्टम खुद बनाया। अब 2027 के तक उन्होंने अपनी सारी कंपनियों को ये टारगेट दे दिया है कि ना तो कोई विदेशी हार्डवेयर आएगा, ना सॉफ्टवेयर आएगा। 2027 तक, मतलब 2 साल रह गए। 2027 तक पूर्ण रूप से आईटी सिस्टम्स में चाइना आत्मनिर्भर बनेगा। इस बात को मानना होगा, और ये वहां की कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने टारगेट दिया है मेक इन चाइना में कि कौन सी चीज कब तक तैयार होकर एडॉप्ट की जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग अभी भी विदेशी कोलैबोरेशन और सप्लाईज पे निर्भर हैं। तो अमेरिका को ये पता है कि अगर हम भारत पे दबाव डालेंगे, उनकी क्रिटिकल सप्लाईज को रोकेंगे, तो भारत घुटनों पे आएगा। अब काफी समय बाद हम लोग जागना शुरू हुए हैं, तो अब जो हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे, आईटी के अंदर थोड़ी बहुत हम कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमने सेमीकंडक्टर्स पे बात करना शुरू किया है। लेकिन चलो, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन ये चिंता की बात तो है। अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट और टेक्नोलॉजिकल लेवल हम कहां तक पहुंचा पाते हैं। इसके बाद रही डी डॉलराइजेशन की बात। उनको पता था कि जिस तरह से रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं और पूरा रशिया को कोलैप्स करने की कोशिश करी है यूक्रेन वॉर के बाद, चाइना ने इस बात को समझा और बहुत तेजी से डी डॉलराइजेशन पे काम किया। अब जितनी भी उनकी अपनी
ट्रेडिंग होती है वो कोशिश करते हैं कि चाइनीज करेंसी में हो, वो अवॉइड करते हैं डॉलर। भारत अभी भी सिर्फ रूबल, जब हम रशिया से ले रहे हैं वहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर रहे हैं दुबई के साथ कि हम क्या दुबई की करेंसी और भारत की करेंसी है हम उसमें ट्रेड कर सकें। इसको भी हमें देखना होगा। और दिराम, रुपी, रूबल, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी की जो बात आती है, बाकी चीजों की बात आती है, जब तक वो स्ट्रेंथन नहीं होगी, भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव डॉलर के चक्कर में बढ़ता रहेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो है एनर्जी सोर्स। चाइना ने क्या किया? चाइना ने जाके काफी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए। उन्होंने अपस्ट्रीम किया कि भाई कौन सप्लाई देगा, कौन गैस देगा, कौन ऑयल देगा, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, ईरान हो, सब जगह उन्होंने अपने सप्लाई सोर्स को बढ़ाया ताकि कहीं पे कोई प्रतिबंध आए तो उसका मुकाबला किया जाए। हम लोग आज भी वल्नरेबल हैं, हम दोनों तरफ से परेशान हैं। एक तरफ तो रेट बढ़ता है, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो हमें दिक्कत होती है क्योंकि हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते कि हमारे पास सरप्लस करेंसी हो, और दूसरी तरफ अवेलेबिलिटी का भी चैलेंज है क्योंकि बाकी जो देश हमें माल देना चाहते हैं, ऑयल क्रूड देना चाहते हैं, वो भी अमेरिका से डरते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक बहुत विचित्र स्थिति है कि हम बहुत ज्यादा तेल आयात करते हैं लेकिन हम सिक्योर नहीं है। इसीलिए अब किस तरह से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, किस तरह से हम लोग जाके एसेट्स दुनिया में खरीदें और भारत में एक्सप्लोरेशन को बढ़ाएं, ये एक नीति होना जरूरी है जो चाइना ने काफी सोच समझ के कर लिया। अब बात आती है टेक्नोलॉजी को लेकर, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है। आज चाइना को पता है कि अमेरिका चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, इसीलिए जितनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मैग्नेट्स या टाइटेनियम या जितने भी हथियारों में काम आने वाले रॉ मटेरियल हैं और उनका इकोसिस्टम है, चाइना ने उसको डेवलप किया। टेक्नोलॉजी उसको रशिया से मिली, रॉ मटेरियल उनके पास था, मिलके उन्होंने आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया, चाइना और रशिया ने मिलकर। क्या भारत ने किया? हमारे डीआरडीओ ने लेटली मिसाइल्स में अच्छा काम किया, हमने रशियन टेक्नोलॉजी लेके काफी कुछ इंडिजनाइजेशन किया, लेकिन जहां तक बात है फॉर एग्जांपल जेट इंजन्स की या एयरक्राफ्ट के इंजन्स की, हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईआईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेज, हम वहां पे डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ाते ही नहीं। अभी भी हम वही चीजें पढ़ाते हैं जो नॉर्मल फैक्ट्रियों में, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में काम आती है। जब तक हमारे यहाँ पे R&D नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ पे कॉलेज स्कूल के अंदर रिसर्च नहीं होगी, जब तक वहां पे नए नए प्रोटोटाइप नहीं बनेंगे, हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि हमें अपने करिकुलम को देखना होगा, एजुकेशन, खासकर रिसर्च एजुकेशन को देखना होगा कि हम वहां पे क्या पढ़ा रहे हैं और उसकी यूटिलिटी क्या है। तो इसीलिए आज भी हम डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पे, लेकिन उम्मीद है कि इसरो और डीआरडीओ मिलकर शायद कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज के अंदर कोर्स करिकुलम शुरू करेंगे जिससे हमारे यहाँ पे टैलेंट पूल बढ़े, और ये बहुत जरूरी है अगर हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे काम करना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है डिप्लोमेसी को लेकर। चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया डिप्लोमेसी को लेकर, चाहे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें, चाहे हम ट्रेड इनिशिएटिव देखें, चाहे अफ्रीका में उनका इन्वेस्टमेंट है, यहां तक कि उन्होंने वहां की बड़े बड़े सरकारों को हॉस्पिटल, संसद भवन, बाकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बना के गिफ्ट दी क्योंकि उनके पास पैसा था। भारत ने वादे बहुत किए, अपनाए नहीं। आज जब अफ्रीका चले जाओ, वहां के पॉलिटिशियनों से मिलो, तो ये कहते हैं कि जब भारत में हमें बुलाया जाता है तो बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि हम अफ्रीका के साथ कोलैबोरेट करेंगे, अफ्रीका इज ए गुड फ्रेंड, ये वगैरह वगैरह। लेकिन जब जमीन पे उतरने की बात आती है तो कंपेरेटिव टू चाइना, भारत का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही खराब है। हम लोग अपने जो वादे हैं उनको पूरा नहीं करते और लोगों को इस भुलावे में रखते हैं कि आप बस हमसे बात करिए, फोटो खिंचवाइए और खुश हो जाइए। वहां का पॉलिटिकल सिस्टम अब इस बात को समझने लगा है। इसीलिए अफ्रीका के बहुत सारे देश
चाइना के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, भारत को इग्नोर कर रहे हैं। यह मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से बता रहा हूं, क्योंकि हर साल अफ्रीका जाने का मौका मिलता है और ये हकीकत है। भारत सरकार को अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए जो भी कमिटमेंट है, रिसोर्स एलोकेट करना होगा, या फिर अब वादे ना करें, इस बात को भी समझना होगा। दूसरी तरफ भारत ने क्वाड का साथ लिया, ब्रिक्स का लिया। ब्रिक्स और एससीओ तो भारत, चाइना, रशिया ये सब अच्छा चल रहा है, लेकिन एक क्वाड जो एंटी चाइना और टेक्निकली अब एंटी रशिया भी आप मान सकते हो, वो जो ग्रुप है हम उसमें भी हिस्सेदारी रख रहे हैं। तो यहां पर लेके कहीं ना कहीं एक संशय बनता है कि क्या भारत वास्तव में ब्रिक्स के साथ है, जो बड़े देश हैं चाइना रशिया के साथ है, या हम अपने आप को प्रतिद्वंदी मानते हैं और क्वाड में जाके फिर हम चाइना के खिलाफ षड्यंत्र में हिस्सेदारी करते हैं। हमें दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात सही है कि हमें दोनों से दोस्ती रखनी है, लेकिन कब और कहां तक, ये एक डिप्लोमेसी का मुद्दा है जिस पे हमें गहन विचार करना होगा। और साउथ साउथ ट्रेड की जब तक बात आती है, हम वहां पे ट्रेड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोगों ने अपने नेटवर्क नहीं बनाए। हमारे व्यापारी अफ्रीका जाके, एशिया जाके व्यापार नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट का मतलब है वेस्ट, यूरोप और अमेरिका। बाकी देशों को हम एक्सपोर्ट मानते ही नहीं। क्या कारण है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मानसिकता है और यही मानसिकता हमारे एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ने से रोक रही है। और फिर रही बात सॉफ्ट पावर की, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें समझना होगा। अब चाइना ने क्या किया, आज चाइना में आप चले जाइए, वहां गूगल नहीं चलता है, लेकिन चाइना का सारा काम होता है। वहां पे उबर काम नहीं करता, वहां पे कोई भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म काम नहीं करता, लेकिन चाइना के वो जो लोकल सिस्टम है वो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म से अच्छे हैं और एफिशिएंट है। जब आप जाएंगे खुद आप अनुभव कर पाएंगे। जो दुनिया में सॉफ्टवेयर बना उसका अल्टरनेट चाइना ने बना लिया। हम आज भी फेसबुक पे निर्भर हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे निर्भर हैं, गूगल पे निर्भर हैं, और हम कहते हैं हम आत्मनिर्भर हैं। जिस दिन गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ने स्विच ऑफ कर दिया, हम कोलैप्स हो जाएंगे। और सबसे बुरी बात, ये सारा डेटा हम लोग डेली बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को दे रहे हैं, जो अमेरिका की सरकार इस्तेमाल कर सकती है। चाइना ने कहा कि मुझे अमेरिका को एक्सेस ही नहीं देना, तो उन्होंने अमेरिकन सॉफ्टवेयर की एंट्री ही बंद कर दी। जितने सॉफ्टवेयर हैं चाइनीज हैं और उनके सबके सर्वर चाइना में, ना कि बाहर है। भारत अब प्रयास कर रहा है लोकलाइजेशन का, लेकिन ट्रंप को इसी बात से भी खुंदक है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यूपीआई की जो सक्सेस स्टोरी है, भारत को उसको रेप्लिकेट करना चाहिए बाकी जगह पे। अब वो कब तक होगा ये शायद हम बता नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। तो अगर दोस्तों हम चाइना से कुछ सीखना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस समय $24 ट्रिलियन के आसपास दुनिया में व्यापार होता है। हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? मुश्किल से 500 $550 बिलियन, 2% के आसपास, 2 से भी कम। 98% बाजार खाली है। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, थैंक यू ट्रंप। हम मजबूरी में ही सही अब दुनिया के दूसरे देशों को देखना तो शुरू करेंगे। अब होगा कैसे? अब कहने को तो हम कहते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन उसमें कोई एजेंडा नहीं है, कोई टारगेट नहीं। आप चाइना का मेक इन चाइना एजेंडा उठा के देख लीजिए, आपको हर साल का टारगेट दिया होगा कि कौन से साल में किस चीज पे काम होगा। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हमारे मंत्रालय घबराते हैं टारगेट देने में, क्योंकि काम करना पड़ेगा। अगर टारगेट देंगे तो संसद में सवाल पूछे जाएंगे, जनता पूछेगी, मीडिया लिखेगा, तो हमें तो करना नहीं है। हमें तो सिर्फ जनता को भाषण देना है कि हम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है दोस्तों, चाइना से हमारा इंपोर्ट डबल हो गया है। हमारे यहाँ पे हम अपने आप को एग्रीकल्चर सुपर पावर बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपोर्ट डबल हो गया। कहने का मतलब ये है कि स्थिति गंभीर है। इसीलिए अगर मोदी सरकार वास्तव में चाहती है कि सीरियसली हम एजेंडा पे काम करें, तो मेरा ये मानना है कि हर मंत्रालय को अपना टारगेट बताना चाहिए कि 2025 में वो क्या अचीव करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लाएंगे, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या R&D में फोकस होगा। क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बताओगे तो आपकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कैसे होगा?
सिर्फ ये कहना कि देखिए बजट इतना बढ़ गया, जीडीपी इतनी बढ़ गई, वो तो आप महंगाई बढ़ा दो तो जीडीपी और बढ़ जाएगी। तो बात जीडीपी की नहीं है, बात आउटकम की है। मंत्रालय अपना टारगेट, अपना एजेंडा, अपना एक्शन प्लान सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मोदी जी सारे मंत्रियों को बुला के ये पूछेंगे कि आप सारे के सारे मंत्री अगले 2 हफ्ते के अंदर किस किस क्षेत्र में आप काम करेंगे, कितना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे अपने अपने डिपार्टमेंट का, ये डिटेल में प्लान दीजिए। ये नहीं कि लिख दिया कि हाँ जी हम डबल कर देंगे। ये वेग टर्म जिसके भरोसे आज तक हम राजनीति करते रहे, इसने देश को डुबा दिया। तो मुझे लगता है कि जब तक हम स्पेसिफिक नहीं होंगे और उसकी मॉनिटरिंग के लिए पीएमओ में कोई सेल नहीं होगा, तब तक हम जो कहना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं वो होगा नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई भी डिपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट्स की एप्लीकेशन आती है, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, चाहे वो लैंड की हो, चाहे कोई और हो, मुझे लगता है कि जब तक राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर कोई एक्शन प्लान नहीं बनाएंगी, ये होगा नहीं। मोदी जी कहेंगे कि भारत आइए इन्वेस्ट करिए, और जब इन्वेस्टर राज्य सरकारों के चक्कर काटता है तो वो वापस साइड चला जाता है। इवन जो इंडिया की कंपनियों ने मेक इन इंडिया में काम शुरू किया, वो कंपनियां भी वापस चाइना चली गई, ये कह के कि हमारे यहाँ को इतना इंस्पेक्टर तंग करते हैं कि बेहतर है इंपोर्ट करें और माल बेचें, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। जब भारत सरकार चाहती ही नहीं कि इन्वेस्टर ढंग से काम करें, तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? क्या मोदी साहब इस मानसिकता को जो सरकारी बाबुओं में और खासकर इंस्पेक्टर राज में है उसको बदलेगी? क्योंकि करप्शन ग्राउंड पे बहुत ज्यादा है। जब तक हम वो नहीं बदलेंगे, ट्रंप को, चाइना को, पूरी दुनिया को, उनके लोग भी भारत में घूमते हैं, उनकी कंपनियां भी भारत में हैं, उनको भी पता है ग्राउंड लेवल पे स्थिति क्या है। उनकी एम्बेसीज भारत में सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती हैं, लोगों से मिलती हैं, वो जानकारी इकट्ठा करके अपनी सरकारों को भेजती हैं। तो ये अगर हम सोचें कि दुनिया को नहीं पता कि भारत की क्या कमजोरियां हैं, तो ये हमारी गलतफहमी हो। उनको पता है, इसीलिए वो हम पे दबाव बना पा रहे हैं। तो अगर भारत को दबाव से बचना है और वास्तव में आत्मनिर्भर होना है और चाइना के मुकाबले रिस्पेक्ट पानी है दुनिया के फोरम पे, तो मुझे लगता है कि हमें अपने घर को बहुत कुछ सुधारना होगा। आपका अनुभव क्या कहता है दोस्तों? शेयर करिए, इस वीडियो को सर्कुलेट करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे, लोग अपनी बात रखें, सुधार की दिशा में कार्रवाई शुरू हो। मेरा निवेदन है आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।